अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 5 स्टार्ट कर दिया है जी हमने आज कैफ 3 का। और आज सुबह किसी ने कैलकुलेट किया हो कि पेपर में कितने दिन रह गए। रोज़ाना जैसे हम हर रोज़ अपनी कब्र के नज़दीक हो रहे हैं, ऐसे ही हम हर रोज़ अपने अटैम्प्ट के नज़दीक हो रहे हैं। तो वक्त गुजर रहा है। उम्मीद है आप लोग ये बात सोचते होंगे रोज़ रात को सोते हुए भी और सुबह। अच्छा, सिर्फ सोचना नहीं है, उस सोच की वजह से जो पॉजिटिव चीज़ें जहन में आएँ वो आपने अप्लाई भी करनी है। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपको मैंने होमवर्क में दिया था। 9 में कोई मसला है तो बताएं। 9 में कोई मसला हुआ जी? भाई करवा दूं? कोई एक बच्चा भी कहेगा ना करवा दें, अगर मसले की वजह से कहेगा करवा दें तो मैं ज़रूर करवाऊंगा। इससे आगे ना 3 से ज़्यादा बैठना एनक चुक ले भाई, बाद तू कहना अखा वाले हो जी। किसी को मसला करा दूं? ऑफर है, रमज़ान ऑफर। 9 किसने कहा? बता दो, मसला है तो बताओ। मसला है तो वाकई बताओ, मैं करवा देता हूँ। जल्दी करो। कितने बच्चों ने होमवर्क किया? ओह हाँ, आज तो होमवर्क चेक होना था। नो यार, मुझे पहले क्यों नहीं याद आया। चलो होमवर्क निकालो। कौन से ये 1 से लेकर 10 तक। चलो तब तक बच्चे बैठ लें, ज़रा होमवर्क ओपन कर लें। 10वें में कोई मसला आया हो? हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात है। किसी मसला होना भी चाहिए था, ऐसे लगेगा कि शायद पढ़ के नहीं आए, है ना। ओ चुप हो जाएं। क्या हुआ है? होमवर्क ही क्या मुंह से होमवर्क ही निकला है मेरे के, चेक करा दो। अजीब तूफान बर्पा हो गया है यहाँ पे। कितने बच्चों ने होमवर्क नहीं किया हुआ? होमवर्क नहीं किया हुआ है? कर लेना मैं ताड़ी तबीयत साफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर रिक्वायरमेंट क्या थी? कैलकुलेट सेल प्राइस पर यूनिट ऑफ चेयर। एक कुर्सी की सेल प्राइस है। अच्छा, अब डाटा देख लेंगे, मसला नहीं है। अगर डाटा पर यूनिट में गिवन है तो सारा डाटा वैसे ही पर यूनिट में कैलकुलेट कर लेंगे, और अगर डाटा टोटल में गिवन हो तो टोटल निकाल के डिवाइड कर देंगे यूनिट से। अगर डाटा पर यूनिट में और टोटल मांग ले तो टोटल बाद में कर लेंगे। ठीक है। वैसे प्रेफर हम पर यूनिट को ही करते हैं, ज़रा ईजी होता है, लेकिन ये तो डाटा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो उसने हमसे रिक्वायर क्या किया है? सबसे पहले आपने रिक्वायरमेंट पढ़नी है, तब आपको पता लगेगा कि मांग क्या रहा है। सवाल पढ़ते हुए फिर वो चीजें आप एक्सट्रैक्ट कर रहे होगे। ठीक है। तो कह रहा है कैलकुलेट करो सेल प्राइस पर यूनिट ऑफ चेयर। भाई सेल प्राइस कैसे निकलेगी? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और कॉस्ट में तो सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट होगी। हाँ, तो ये वो पहली क्लास। अब देखो यहाँ पे इस तरह के सवाल डिसीजन मेकिंग के आगे आएंगे आपके सामने, तो उस वक्त में मतलब ज़्यादा सवाल की परसेंटेज हल वही कर सकता है जिसके बेस के अंदर ये बात जो है वो मौजूद होती है। अब जाहिर है हर सवाल में 1-2 एडजस्टमेंट्स ऐसी होती हैं जो नहीं समझ आती, तो फिगर नहीं मिल रही होती, जिनको असम्पशन लेके आगे जाना होता है, लेकिन 60-70% मार्क्स फिर मिल रहे होते हैं। अब आपको पता है कि सेल प्राइस का फॉर्मूला आपको बताया था। सेल प्राइस कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, FOH कॉस्ट, सेलिंग एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कह लो, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग कह लो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैंने लिख दिया। ठीक है, एक ही बात है। कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट और प्रॉफिट। ये वैसे ही मैंने बना दिया, हालांकि हम इस तरह से करेंगे नहीं। हम सवाल तो अपनी तरतीब पे वही करेंगे, वो अपना टेबल बनाएंगे और उस टेबल के अंदर हम तरतीब वार ये चीज़ें लिखते जाएंगे। अब देखो इसमें अगर कोई चीज़ खुदा न खास्ता नहीं मिलेगी आपको तो कोई बात नहीं, उसी के नंबर नहीं मिलेंगे ना। बाकी तो आपको पता ही है चीज़ें ये आनी है तो उसके नंबर मिल रहे हैं। ठीक है। अब ये सारा ये आपने लिखना नहीं है पर्चे में, ये रिक्वायरमेंट पढ़ते ही आपके दिमाग के अंदर ये चीज़ ऐसे आ जाएगी कि ये चीज़ें सेल प्राइस के लिए ज़रूरी हैं। सेल प्राइस निकाल डिटरमिन करो, ऐसे ही है। चलो अब शुरू करते हैं सवाल पढ़ना। इसलिए कहा जाता है रिक्वायरमेंट पहले पढ़ो, पता तो करना क्या है। और रिक्वायरमेंट पढ़ के नहीं पता लगा तो अल्लाह का नाम लेके फिर सवाल पढ़ो। 1-2 बार रिक्वायरमेंट पढ़ के कुछ ना कुछ तो हाथ पाँव मारेंगे पर्चे में, नॉर्मली पता लग जाता है। इमरान लिमिटेड प्रोड्यूसेस लकड़ी चेयर्स। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ कॉस्ट्स इज गिवन फॉर लकड़ी चेयर।
डायरेक्ट मटेरियल में वुड लगती है, पेंट भी लगता है। वुड हर चेयर पर 5 स्क्वायर मीटर लगती है। अब ये स्क्वायर मीटर परेशान कर रहा था आपको, बस ठीक है, एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट गिवन है, आगे भी मसला कोई नहीं है, आगे भी उन्होंने रेट पर स्क्वायर मीटर ही दिया हुआ है। ठीक है बेटा, जो सीट्स खाली हैं थोड़ा सा साथ अगर हो जाए काइंडली तो बाद में मसला नहीं होगा। ठीक है, सवारियों की जगह बना के रखें जी। कंडक्टर अर्ज कर रहा है, दूसरी तीसरी रो से ऑनवर्ड्स जगह बना के रखें, फिर ना सब बच्चे आते हैं, डिस्टर्बेंस होती है। अब मैं दोबारा मैं बोलूँ ना अब तो ये जिनकी सीट्स खाली पड़ी है ना साइड पे, वो एक एक बच्चे की जगह खाली बना दें प्लीज़। ये नहीं, इधर नहीं, पीछे बैठ, बल्कि एक बिठा लो इधर, आगे आ, एक बिठा लो, एक बेटा आप लोग भी एक एक बच्चे की जगह वो बना के रख लें जिनके पास है गुंजाइश, तीसरी रो से चौथी रो से, पहले वाले ना करें। अच्छा जी भाई, हाइब्रिड वाले फिर हाइब्रिड में बैठ जाएं। अब मुझे लगता है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है, अगर तंग हो कोई बच्चा तो उधर चला जाए। अच्छा जी, आज मेरे ख्याल में जो है ना आवाम पूरी होना शुरू हुई है। कौन कौन आज पहला दिन आया हुआ है? पहला दिन हाथ खड़ा रखें। पैदल आ रहे थे घर से, क्यों इतनी देर से आए हैं आप लोग? जो क्लासेस हो गई उनका क्या किया? लेक्चर्स लिए हैं आपने बेटा? हैं? लेने हैं? अच्छा, लेने तो सब नहीं होंगे जी। और हाँ जी, क्यों लेट आए हो? अच्छा, तो पीआरसी वाले हैं? पीआरसी वाले हैं बच्चे? नहीं, तुम तो पीआरसी वाले नहीं हो। नहीं है तुम्हारी जगह हमारे पास, चलो निकलो यहाँ से, ये टाइम है तुम्हारे आने का। यार एक मिनट पॉज करें। अच्छा जी, 5 स्क्वायर मीटर लकड़ी का लगता है हर चेयर पे। ईच चेयर, सवाल ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है। रिक्वायर्स 5 स्क्वायर मीटर्स ऑफ वुड एंड कॉस्ट ऑफ वुड इज 2.5 पर स्क्वायर मीटर। अब एक लकड़ी के ऊपर 5 स्क्वायर मीटर लगता है और 1 स्क्वायर मीटर जो है उसकी कॉस्ट कितनी पड़ती है हमें? मेरा टीए नहीं आया तो मेरे मार्कर्स भी नहीं आया, हद हो गई यार, जल्दी लेके आओ। मुझे अब ये सवाल यहां करना पड़ गया ना जी। हमें क्या निकालना है जी? सेल प्राइस पर यूनिट। वैसे तो सवाल हुआ पड़ा है नीचे, डिस्कस करते चले जाते हैं, यहां से बस मैं ऐसे ही कैलकुलेट कर रहा हूं, सोल्यूशन तो मौजूद है। ये देखें, एक चेयर पर 5 स्क्वायर मीटर लगता है और हर स्क्वायर मीटर 2.5 रुपए का आता है। तो ये मटेरियल कितने, ये लकड़ी कितने में? 12.5 रुपीज, 12.5 पर यूनिट पर चेयर। ठीक है, नेक्स्ट, हर चेयर पर 100 मिलीलीटर पेंट का लगता है और पेंट हम जो है वो 10 रुपए पर लीटर। अब यहां पे वो मसला आ गया, ठीक है। हमें 100 मिलीलीटर चाहिए, ऐसा ही है। एक लीटर के अंदर कितने मिलीलीटर होते हैं? डिवाइड बाय 1000 करेंगे, ठीक है। और जो आंसर है वो अब लीटर्स में आ चुका है, ओके। ये अब पॉइंट समथिंग लीटर्स हो गया, ओके। करवाया था कल, इंटू ₹10। तो जो भी आता है 1 है, ₹1 पर यूनिट, यानी 1 रुपए का पेंट एक चेयर पे लगता है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट वर्कर्स, कटिंग एंड असेंबली डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो लकड़ी को काटते हैं और असेंबल करते हैं और दूसरे वाले पेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कटिंग एंड असेंबली के अंदर हर चेयर 30 मिनट तक कटिंग और असेंबली के अंदर रहती है, यानी कि कटिंग और असेंबली पे 30 मिनट, आधा घंटा लगता है, ठीक है। और इनके अपने अलग से वर्कर्स होंगे और पेंट वाले अलग से, अलग अलग लोग होते हैं ना, ठीक है। क्या बेटा क्वेश्चन है? मुझे लगा शायद कोई क्वेश्चन है ऐसा जी। कटिंग एंड असेंबली, ईच चेयर रिक्वायर्स 30 मिनट्स फॉर कटिंग and assembly of chair and these workers are paid wages at 6 per hour। अब अगेन मसला वही आ गया, एक चेयर के ऊपर 30 मिनट लगते हैं और रेट गिवन है पर आवर, तो फिर 30 डिवाइडेड बाय 60 कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास 0.5 आवर बन जाएगा, ठीक है ना, 0.5 आवर, और रेट गिवन है आवर में, तो ₹6 कर देंगे जी। तो ₹3 पर यूनिट आपके ऊपर ये डायरेक्ट वर्कर्स में से कटिंग वाले वर्कर्स की, कटिंग असेंबलिंग वालों की कॉस्ट लगती है, ठीक है। उसके बाद पेंट में वो कहता है जी 1 घंटा पेंट पे लग जाता है और इन लोगों को हम 7, तो ये तो इजी हो गया, ठीक है, ये तो ₹7 पर यूनिट आ गया। डायरेक्ट एक्सपेंस, ये क्या बला होती है? मैंने आपको
इस तरह से बोला था कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये जो होती है ये प्राइम कॉस्ट होती है, ठीक है जी। और इसमें हम ऐड करते हैं FOH की कॉस्ट, तो ये टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाती है या फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है जी। अब इसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाया करती थी, 4-5 ऐसे आइटम हम लिख लेते थे, ठीक है। तो नॉर्मली होता भी ऐसे ही है, लेकिन एक चीज़ है ज़रूर, एग्जिस्ट करती ज़रूर है, आपने इंट्रो के मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में उसका जिक्र ज़रूर सुना होगा, और वो होती है जी डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या चीज़ जी? जिक्र इसलिए नहीं किया था आपको पढ़ाते हुए क्योंकि इसके प्रैक्टिकली बहुत कम केसेस के अंदर ही आती है और सवालों के अंदर ना होने के बराबर है इसका अमल दखल, लेकिन जब आ जाए फिर बता दिया जाता है। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, मैं मिसाल के तौर पे आपको समझाता हूँ, आसान मिसाल के तौर पे। कभी घर बनता देखा हो, या घर आपके घर में वाले साहब ने कभी घर बनाया हो, या किसी रिश्तेदार ने बनाया हो, या इवन कहीं आसपास अड़ोस पड़ोस में बनता हुआ देखा हो। कंस्ट्रक्शन तो अक्सर लोगों ने देखी हुई है, ठीक है। अब उस कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस के अंदर मटेरियल क्या क्या यूज़ हो रहा है, ईंटें हैं, बजरी है, सीमेंट है, सरिया है, रेत है। लेबर क्या क्या लगी हुई है, मिस्त्री लगे हुए हैं, मजदूर लगे हुए हैं, सुपरवाइज़र होंगे, कोई इंजीनियर होंगे, ठीक है ना जी, ये लेबर भी लगी हुई है। ओवरहेड्स क्या हो रहे होते हैं भाई, बिजली इस्तेमाल होती है, पानी इस्तेमाल होता है, और कोई इस तरह के छोटे मोटे खर्चे और भी हो सकते हैं जो मटेरियल लेबर ना हो, या जो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर ना हो और हो उसी से रिलेटेड, तो इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर भी FOH होता है। यहाँ तक को मसला। अच्छा, अब मिसाल क्या हमारी कहाँ पहुँची है, आपके हम साहिब में जो घर बन रहा था उसका, आप सुबह सवेरे उठे, मतलब नमाज के बाद आपने नाश्ता वाश्ता किया, और थोड़ी देर बाद ना आपने हलचल सुनी आसपास, बाहर जाके देखा तो एक ट्राली सी जो है वो, उसके पीछे जो है वो एक ऐसे गोल सी वो मशीन सी आई है, उसके बाद वो लंबे लंबे खंबे आ रहे हैं, और फिर थोड़ी देर बाद आप देखते हैं तो वो कोई इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद ही वो गुड़ 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 सारा दिन चलती रही। क्या हो रहा, वो लेंटर डाल रहा है, जिसको लेंटिल कहते हैं, PCC कहते हैं। अब जो ठेकेदार होते हैं ना, उनके पास नॉर्मल बात कर रहा हूँ, उनके पास ये सारा इक्विपमेंट नहीं होता जो वो उस एक दिन के लिए उन्होंने जो है वो इस्तेमाल करना होता है, तो वो उसको हायर करते हैं किराए पे। अब मिसाल के तौर पे एक घर बनना था, उसमें जिस दिन ये PCC लेंटर डलना था जिस दिन, ठीक है, उस दिन 50,000 रुपये में उस कॉन्ट्रैक्टर ने ये सारी चीज़ें किराए पे मंगवाई, शाम तक वो छत डाल के वो वापस कर दी। अब ये 50,000 रुपये किराया क्या डायरेक्ट मटीरियल है, क्या डायरेक्ट लेबर है? लेकिन ये फिर ओवरहेड भी नहीं है ना, क्योंकि ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, पता लग रहा है सुकून से 50,000 रुपये लगा, और ये कोई इनसिग्निफिकेंट सी कॉस्ट भी नहीं है। तो ऐसी कॉस्ट जो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर नहीं है लेकिन डायरेक्ट है नेचर में, तो उसको डायरेक्ट एक्सपेंस कह देते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत कम चांस है सवाल के अंदर कभी इस तरह की चीज़ आ जाए तो कोई मसला नहीं है, प्राइम कॉस्ट के अंदर ही उसको आप शामिल कर सकते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और तो डायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन ये मैं लिखूंगा कभी भी नहीं, कभी आ जाए तो बस पता होना चाहिए आपको, ओके, और सही है ना। इसलिए नहीं लिखूंगा कि आप एक चीज़ याद हुई है, ये कभी कभार आने वाली चीज़ है, ओके, डन। अच्छा, तो ये क्या कहता है जी, डायरेक्ट एक्सपेंस, लाइसेंस फी। अच्छा, हमें एक कुर्सी बनाने के लिए 2 रुपये हुकूमत को भी पे करने पड़ते हैं, होगी कोई पाबंदी, ठीक है, कुर्सी के रोल होता है हुकूमत को, आपको पता है, उन्होंने कुर्सियों पे काफ़ी स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा हुआ है। हर कुर्सी बनाने पे हमें 2 रुपये जो है वो लाइसेंस फी भी पे करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये बड़ी क्लियरली आप बता सकते हैं कुर्सी के ऊपर कितनी कॉस्ट आ रही है, ठीक है। अब ये मटेरियल भी नहीं है डायरेक्ट लेबर भी नहीं है, और ना ही ये इनडायरेक्ट खर्चा है, कोई इनडायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट मटेरियल या और कोई ओवरहेड है, ठीक है। तो इसलिए ये डायरेक्ट एक्सपेंस उसने हेडिंग दी थी, इससे परेशान नहीं होना, ऐसे आगे मैंने समझा दिया। वैसे इस सवाल की तो सेहत पे वैसे भी असर नहीं पड़ना था, आपने वैसे सारी कॉस्ट ऐसे लाइन बार लिख लेनी है, कोई नहीं, मटीरियल, लेबर, ओवरहेड सारे तरतीब से लिखें, टोटल कॉस्ट निकालें और उसमें प्रॉफिट ऐड करें और सेल पे पहुंच जाए, वो तो मसला ही कोई नहीं था इसमें। लेकिन वैसे कॉन्सेप्ट आ गया तो मैंने कहा चलो बता दूं, ठीक है। 2 पर चेयर ऑलरेडी मौजूद है, 2 पर चेयर, कोई मसला इस सवाल में मसला हो क्या सकता है, ये लगता है किया नहीं है आप लोगों ने। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ईच चेयर रिक्वायर्स 15 मिनट ऑफ कटिंग एंड दिस कॉस्ट कंपनी एट द रेट ऑफ। अच्छा, पेंटिंग के लिए मशीन यूज नहीं करते, इसका मतलब सिर्फ कटिंग के लिए करते हैं, और कटिंग के लिए जो मशीन, वो जो
ची ची हो रही होती है। कभी गए हो ना आप फर्नीचर की दुकान पे, वो जहाँ बन रहा होता है, ठीक है, तो वो मशीन कटिंग मशीन होती है ना, तो वो मशीन बिजली पे चलती है। वो कह रहे हैं कि एक कुर्सी के कटने के ऊपर 15 मिनट लगते हैं, और ये जो मशीन कटिंग कर रही है ये हमें 1 घंटे की 2 रुपये कॉस्ट करती है, ठीक है ना। पुराने ज़माने का सवाल होगा। तो 15 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो ये आवर्स में आ जाएगा, इंटू ₹2, ठीक है। तो जो भी आंसर है कितना है, ₹0.5 पर यूनिट। ये क्या है जी, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई हमारी, ठीक है। बनाओ यार जगह इसकी। फिर अब देखो ना, अब जिस रो में 5 बैठे हैं वो छठा बिठा लें। टाइम से नहीं आओगे तो अब ऐसे ही होगा। अब हमारी गाड़ी जो है ना सवेरे सवेरे, अब जो है ना वो पता लग गया लोगों के रूट की, बस जाती है सुबह पक्का टाइम, और सवारी हमारी आ जाती हैं, तो टाइम से आना पड़ेगा वरना सीट नहीं मिलेगी। जी बेटा, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स कॉस्ट इज चार्ज टू ईच चेयर एट द रेट ऑफ। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्या होते हैं अभी आज इंशाल्लाह पता लग जाएगा। फिलहाल तो आपको नहीं पता फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्या होते हैं। आपको ये तो पता है कि प्रोडक्शन की कोई ओवरहेड्स हैं और उनका रेट ऐसे ना, ऐसे कहीं पे भी रुकना नहीं है जिंदगी में। अभी नहीं पता है ना फिक्स्ड ओवरहेड्स, और फिर अभी ओवरहेड का चैप्टर पढ़ेंगे तो पता लगेगा ये रेट कैसे निकलता है। कुछ नहीं पता अभी। इतना तो जुगाड़ लगा सकते हो कि 10 रुपये पर लेबर आवर एक कॉस्ट गिवन है, और वो है प्रोडक्शन की कॉस्ट, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करेंगे। अब लेबर आवर्स कितने हमने इस्तेमाल किए, हाँ जी, आधा घंटा कितने गया, ये आधा घंटा कटिंग असेंबलिंग में लगता है और 1 घंटा पेंटिंग में लगता है, तो टोटल 1.5 घंटा लेबर काम करती है। तो 1.5 घंटे में 10 रुपए ये फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी आते हैं, ठीक है ना। ये फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्या है, वो जिस जगह पे बैठ के हम जो है वो ये इस बिल्डिंग को हमने जहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पे बिठा के ये कुर्सियाँ बनवा रहे हैं, वो हमने किराए पे ली हुई है। तो वो रेंट जो होता है, रेंट एक फिक्स कॉस्ट है, आज बता दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो वो रेंट को पर यूनिट उन्होंने निकाला, कैसे निकाला ये अगले चैप्टर में पता लगेगा। फिलहाल तो सुकून से बस ये पता लग गया है कि जब ये रेट पर यूनिट या पर आवर गिवन हो तो यूनिट्स जो और के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास, लेकिन अभी तो टोटल की तरफ जाने नहीं, तो पर यूनिट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ₹10 पर लेबर आवर है इंटू 1.5 लेबर आवर्स, तो ये बन गया ₹15 पर यूनिट। ऐसे ही सिखाया था आपको कल फॉर्मूला लगा, ठीक है। उसके बाद यहां तक आ जाएंगी प्रोडक्शन कॉस्ट, रुकना नहीं है। अब जिसने वो क्लास छोड़ी, अब आप जो पहले दिन आए हैं, अब आप पिछले लेक्चर्स लेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमने सेल प्राइस ये जो है वो फॉर्मूला रखा हुआ है, ठीक है ना। और 2 तरह की कॉस्ट होती हैं, एक प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, दूसरी पीरियड कॉस्ट होती हैं। गुड की टोटल कॉस्ट के अंदर ये दोनों शामिल होती हैं, और जब सेल प्राइस की बात होगी तो टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट किया जाता है। अब ये बातें जाहिर सी बात है, आज हम 5वें दिन पे क्या कितना कुछ शुगर लगा लिया होगा हमने 4 दिन में, कुछ तो पढ़ा भी होगा ना। तो आप लेक्चर सुन लेंगे तो आपको पता लगेगा ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बहरहाल उनसे बनकर ही आप जो है वो टॉपिक, कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, बिल्कुल भी ईजी नहीं लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमने की हुई हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो इसलिए ये वाले एडमिन और सेलिंग कॉस्ट को भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमें सेल प्राइस निकालनी है, ओके। तो कंपनी हैज अ पॉलिसी टू चार्ज एडमिन एंड सेलिंग कॉस्ट इक्वल टू 20% ऑफ, जितनी प्रोडक्शन कॉस्ट ऊपर निकली है उसका टोटल करें और उसका 20% लें। और फिर कहता है कंपनी एड्स प्रॉफिट इक्वल टू 30% ऑफ टोटल कॉस्ट, और जो टोटल कॉस्ट निकली है उसका 30। इजी, इतना इजी सवाल था, इसमें मसला क्या था वैसे, यही पूछ लेंगे मेरे को, इतना टाइम जाएगी। चले, और कोई मसला, 10वें सवाल तक कोई मसला, होमवर्क निकालें, ओपन करें। किस किस ने नहीं किया वो होमवर्क हाथ खड़ा करें। किस किस ने नहीं किया वो होमवर्क, किस किस ने 10 में से 9 सवाल किए हुए हैं, गलत सवाल नीचे। किसने 1 सवाल होमवर्क में नहीं किया, चले हाथ में। किसने 2 सवाल नहीं किए, किसने 3 सवाल नहीं किए, तुमने सिर्फ 2 कम किए हैं, 8 किए हुए हैं। तीन नहीं किए तुम लोगों ने, तो फिर 2 नहीं ना किए। ये 4 नहीं किए हुए, क्यों? 5 नहीं किए हुए, सारे नहीं किए हुए, सारे नहीं किए। क्यों नहीं सारे किए? फर्स्ट डे ही तुमने काम नहीं किया, शर्म नहीं आती तुम्हें? रमजान पैकेज भी है और चलो अभी इब्तिदाई इश्क भी है, नासी ना जाओ, हैं? पहला हफ्ता है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते से बंदे के बच्चे बन जाओ, होमवर्क करके आना है
और टेस्ट भी ना देगा जो, उसको भी सज़ा मिलेगी, करार वाकई सज़ा। सर तशरीफ़ लाएं, आप आ गए, शुक्र है आप आए, आप ना आते तो हम कहाँ जाते। दूसरी रो में बना, जो बनाओ जगह यार इसकी, दूसरी रो में बना लो, मेरे चांद बना। सुने, वो बैठ गया पीछे, रहने दे रहने दे रहने दे वीरे रहने दे, वो बैठ गया पीछे। ओके जी, कल हमने बात एमए बस शुरू कर ली थी, आज अब इसको सही तरीके से करते हैं, ठीक है। हमने एक आपने थ्योरी भी सारी पढ़ ली, ये पहला सफा पढ़ा आपने, कोई क्वेश्चन इसमें, दूसरे सफे में कोई क्वेश्चन। ये जो देख रहे हैं आप, ये काम मैंने यहां से नहीं पढ़ाया था, लेकिन अब आप पढ़ लें, इसकी खूब प्रैक्टिस कर चुके हैं हम। पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलती है, डायरेक्ट मटेरियल की प्राइस इनटू डायरेक्ट मटेरियल क्वांटिटी पर यूनिट, कितनी बार किया अभी। और टोटल कैसे निकलती है, पर यूनिट कॉस्ट को प्रोडक्शन यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही लेबर कॉस्ट है, ऐसे ही एफओएच कॉस्ट है। तो ये एक पॉइंट मैंने यहां ऐसे पढ़ाया नहीं था, क्योंकि मेरा दिल था कि इसको अप्लाई कर लेंगे तो फिर देख लेंगे, ठीक है जी। डेफिनेशन को छोड़ो, क्या करना है, इसकी बात आपको इंशाल्लाह समझ आएगी जब हम मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के अंदर जाकर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकाल लेंगे, इसलिए फिर मैंने इसको डिस्कस नहीं किया हुआ। जो डिस्कस किया उसकी बात कर रहा हूं। बहरहाल कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन को हम फिर किसी वक्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ अरसे बाद वैसे ही ये बात समझ आने लग जाएगी, ठीक है ना। अच्छा जी, जो मैंने डिस्कस की थी उन बातों में को मसला, ये बात ही मैं कर रहा था जी, जो पहला दिन आया ना, ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में टोटल कॉस्ट इन दो से मिलकर बनती है। लोग यूं पढ़ते हैं, हम यूं पढ़ते हैं जी, टोटल कॉस्ट इन दो से मिलकर बनती है। इन दो में ये तीन हैं, और ये तीन दरअसल इस बिजनेस की बात हो रही है जिसकी कॉस्ट है, ठीक है ना। एनीवेज, तो ये क्या था असल में, हमने बात ये की थी थोड़ी बेसिक्स के बाद कि प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट दो तरह की क्लासिफिकेशंस हैं। ये सारी बात हमने कर ली तसल्ली से, तफसील से। फिर कल मैंने आपको बताया था एक और कॉस्ट क्लासिफिकेशन है जो इक्वली इंपॉर्टेंट है, बल्कि पिछली वाली क्लासिफिकेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है वेरिएबल और फिक्स्ड। अब ये वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट की जो कल बात शुरू की थी, जितनी की थी थोड़ी सी बात, उससे आपको क्या फील हुआ था कि ये हम भूख लगी थी, ये हम जो क्लासिफाई कर रहे हैं कॉस्ट को, ये किस बेस पे कर रहे हैं, बिहेवियर की बेस पे। कॉस्ट बिहेव कैसे करती है, हम ये बात असल में करना शुरू कर चुके थे। हमने कहा था जी बच्चे 30 जाएं, 50 जाएं, 70 जाएं, बस कॉस्ट कैसे बिहेव कर रही है, वो चेंज नहीं हो रही, तो हमने कहा था जो बस कॉस्ट है वो फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है। फिर हमने कहा था हर बच्चे को एक बर्गर हमने देना है, 30 बच्चे जाएं तो 30 बर्गर खरीदने पड़ेंगे, 50 जाएं तो 50 खरीदने पड़ेंगे, 70 जाएं तो 70 खरीदने पड़ेंगे। इसका मतलब ये बर्गर कॉस्ट जो है ये कैसे बिहेव करती है जब एक्टिविटी लेवल चेंज हो। तो एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से, वेरी करने से ये भी चेंज होती है, वेरी होती है। तो बर्गर कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। ये कल सवाल हमने शुरू किया था, तो ये सवाल पहले करेंगे, फिर ये काम तो आपने खुद करना होता है ना, ठीक है। ये सारा कुछ मैं आपको करवा दूंगा, ये सारे ग्राफ ग्रूफ भी सवाल में बन जाएंगे, ठीक है ना। जब ये सारा कुछ कर लेंगे उसके बाद फिर आप पढ़ लेंगे, कोई मसला ही नहीं है। तो कहाँ थे हम, यहाँ थे, नहीं आ रहा ये आगे निकल गया जी। तो recent took a monthly trip of students to मीनार पाकिस्तान. The bus cost of each trip, bus cost for each trip is 15,000. बस वाला एक ट्रिप पर जब जाए, सुबह आता है, शाम को बच्चों को उठा के शाम को फिर घुमा फिरा के वापस छोड़ के चला जाता है। इस एक ट्रिप का बस वाला कितने पैसे लेता है, 15,000 रुपये लेता है। और बर्गर कॉस्ट पर स्टूडेंट हमें पड़ती है 800 रुपये। 800 रुपये एक बर्गर की कॉस्ट पड़ती है। मैंने आपको कहा था, एक तो आपने ये नहीं सोचना कि सवारियां जो हैं वो फिलहाल 70 तक हैं, 70 सीटें हैं, मैंने कहा था बस में, ठीक है। और दूसरी ये भी नहीं सोचना आपने कि बर्गर वाला डिस्काउंट देगा, ठीक है ना। पहले ज़रा सीख लें, फिर अगली बात करेंगे जी। अच्छा, तो बस वाला 15,000 हर ट्रिप के लेगा, और बर्गर वाला एक बर्गर के 800 रुपये लेगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन दिस मंथली एक्टिविटी आर एज फॉलोज। तो ये मैंने आपको कहा था कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सिर्फ 3 जो है वो लेवल्स के ऊपर मैंने ये परफॉर्म कर दिया था कि अगर मार्च में, सितंबर में 30 बच्चे गए थे, अक्टूबर में 50 गए थे, और नवंबर में 70 गए थे, और मैंने कहा था अज्यूम करो 70 सीटें हैं बस में, तो चाहे 30 जाएं,
चाहे 50 जाएं चाहे 70 जाएं, बस की कॉस्ट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक है, इन टोटल बस की कॉस्ट सेम रहनी है। इवन मैं आपको बताऊं, अज्यूम कर रहा हूं मैं कि हमारे उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है ना, ठीक है, तो कि तुमने जो है वो फलां तारीख को आ जाना है, तो अगर हमने किसी तारीख को उसको कहा था आ जाए और वो आ गया और हमने ट्रिप भी कैंसिल कर दिया, तो हो सकता है वो कहे भाईजान आपने मुझे तो इस दिन के लिए बुक कर लिया था ना, मेरी कॉस्ट तो पे कर दें। ज़रा समझाने के लिए फ़िलहाल कह रहा हूँ, एक मिसाल ये बनाई है ना आसान सी, अभी असल प्रैक्टिकल मिसाल की तरफ भी जाते हैं। ठीक है, मार्कर आ गए। अब मैंने आपको कल दो प्यारे प्यारे से, जैसे भी थे बस, ग्राफ्स बनाकर दिखाए थे। ठीक है, और वो कौन से ग्राफ थे? सबसे पहले हमने बस कॉस्ट का ग्राफ बनाया था। ठीक है, बस कॉस्ट को अगर आप गौर फरमाएं तो स्टूडेंट्स 30 हों, 50 हों या 70 हों, बस कॉस्ट सेम रहती है। कैसे बिहेव कर रही है एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से? ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं हो रही। टोटल बस कॉस्ट को हमने कहा था ये टोटल फिक्स कॉस्ट है। और इसका बिहेवियर कैसा है? इसका बिहेवियर कैसा है? एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से ये चेंज नहीं होती। ठीक है, सही है ना? मैंने कहा था कि ये हमारी एग्जांपल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये नंबर ऑफ यूनिट्स भी हो सकते थे। एक कंपनी जो है वो 30 यूनिट्स बनाती है, तो भी उसको एक मिसाल के तौर पे, अब मैं मिसाल अब आगे बढ़ा रहा हूँ बात को, कि मिसाल के तौर पे हमने एक फैक्ट्री जो है वो किराए पे ली हुई है और हम मंथली किराया उसका देते हैं 15,000। अब वो फैक्ट्री हमारे पास है, अब हम उसके ऊपर 30 यूनिट्स बनाएं। हम एसी बनाते हैं मिसाल के तौर पे वहाँ पे, ठीक है, देसी एसी, ठीक है, तो कूलर बनाते हैं, चलो, तो हम उस पर 30 कूलर बनाएं, तब भी किराया 15,000 देना है। हम उस पर 50 कूलर बनाएं, तब भी हमने उस फैक्ट्री का किराया 15 देना है। हम उस पर 70 कूलर बनाएं, तब भी हमने किराया कितना देना है? 15,000। तो फिर ये जो रेंट ऑफ फैक्ट्री है, इसकी नेचर कैसी लग रही है आपको? ये कैसे बिहेव कर रहा है? आप किराए पे फैक्ट्री ले लिया ना, आप एक यूनिट भी नहीं बनाएंगे ना, तो आपको किराया 15,000 देना ही पड़ेगा। तभी तो कोविड के अंदर इस कॉस्ट के बारे में लोग ज्यादा परेशान थे। जो कॉस्ट पड़नी होती है, चाहे एक यूनिट भी ना बने, सैलरीज फिक्स कॉस्ट होती है नॉर्मली। ठीक है, चले छोड़े, फिलहाल आसान लेकर चले। तो ये नंबर ऑफ यूनिट्स भी हो सकते थे, ये नंबर ऑफ आवर्स भी हो सकते थे। ये अभी फिलहाल मैंने एग्जांपल में स्टूडेंट्स रख लिए थे। ठीक है, तो हम यूनिट्स को जरा पहले लेकर चलेंगे, फिर जो भी बेस बन जाए करेगी वो देख लेंगे। तो अगर हम टोटल बस कॉस्ट, इसको मैं असल वाला नाम भी इसका लिख देता हूं, ठीक है, टोटल बस कॉस्ट, ये मिटा दूं ऊपर से, चलो ऐसे लिख लेते हैं, इसको हम टोटल फिक्स कॉस्ट भी कहते हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट है ये, ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट, ये टोटल बस कॉस्ट का अगर हम ग्राफ बनाएं, हमने बनाया था कल ग्राफ, तो मैंने कहा था कि आपने कॉस्ट को टोटल फिक्स्ड कॉस्ट या बस कॉस्ट, आप बस कॉस्ट लिख के ब्रैकेट में लिख लें, कल मैंने दोनों लिखे थे, ठीक है, इसको आप तो एक्सेस पे लें और नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आप एक्स एक्सिस पर लें। तो आपने मैथ में पढ़ा होगा, इसी तरह से क्या करते हैं हम, कॉस्ट को नॉर्मली हम वाई एक्सिस पे ही रखते हैं। अब कोई स्टूडेंट ना जाए, या 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70, ठीक है जी। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70 ये बनाना नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन आज इसको समझाना ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के आप सवाल में बैठकर ये नहीं सोच सकेंगे कि फ़िक्स कॉस्ट का बिहेवियर कैसा होता है। आपके दिमाग में ये बात फिट हो चुकी होगी, फिक्स हो चुकी होगी कि फ़िक्स कॉस्ट की का बिहेवियर, उसकी नेचर ये होती है कि एक्टिविटी लेवल बदलने से इन टोटल वो नहीं बदला करती, ठीक है। और कॉस्ट यहाँ पर रुपीज़ में हम लेते हैं, तो कहाँ तक गए हैं? 15,000 ही है ना, तो मैंने कहा था ऐसे कर लो, 5, 10, 15, 20 ऐसे कॉस्ट आ गई, ठीक है ना। तो 5,000, ये मैं ज़रा शॉर्टकट लगा रहा हूँ, 10,000, 15,000, 3 सिफरें बचाएंगे, ठीक है ना, 20,000 एंड 25,000। अब ये ग्राफ किस तरह से बना था? मैंने आपको कहा था जी, अगर कोई बच्चा भी ना जाए, वो बात ज़रा नहीं भी समझ आती थी, हम कह सकते थे कि जी हमने उसको वही में रोक दिया। लेकिन अब जो फैक्ट्री वाली मिसाल दी है, रेंट वाली, ठीक है,
अब कॉलेज वालों को एक भी बच्चा पढ़ने ना आए तो उनको रेंट तो फिर भी देना पड़ेगा, ठीक है। किराया नॉर्मली, ये सबसे आसान मिसाल है समझने के लिए। आप लोग घरों को चले जाएंगे, हॉस्टल वाले किराया तो आपका फिर भी ले रहे हैं अगर आपने वो हॉस्टल का कमरा नहीं छोड़ा। तो एक्टिविटी लेवल चेंज होने से जो कॉस्ट चेंज नहीं हो रही होती वो कॉस्ट कहलाती है फिक्स कॉस्ट। तो अगर कोई बच्चा ना जाए तो भी 15, 30 बच्चे जाएँ तो 15,000, 70 जाएँ तो सॉरी बीच में था, 50 गए तो 15,000, 70 गए तो 15,000। तो फिर फिक्स कॉस्ट, ये लाइन सीधी है, नहीं भी है तो मैं कर लेता हूँ। ये देखो ऐसे, ये अभी चेक करना, इतनी ज़बरदस्त सीधी लाइन लगी हुई है, कहते हैं नहीं, ये देखें ऐसे होता है ग्राफ, ठीक है जी। तो ये हमने क्या बनाया जी, टोटल बस कॉस्ट आप कहें, मैं तो इसको अब टोटल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ है, ठीक है जी, डन। अच्छा अगली बात, आप कैसे को बच्चे बैठे हो जो हॉस्टल में इकट्ठे रहते हो, हॉस्टल में इकट्ठे, हाँ चलो कोई 2-3 मिल जाए ना इकट्ठे, एक इकट्ठे रहते हो, अच्छा बस ठीक है। अब पेपर वाले दिन एक रिक्शा 500, सेंटर कहाँ बना था, अच्छा पीसी, वो पीसी कैटरिंग, वो नादिया पीसी, वो डायमंड रोड वाला, अच्छा। अब वहाँ पर जाने के लिए, अच्छा माल रोड वाला, अच्छा ठीक है, पॉज करें ज़रा, पॉज करें ज़रा जी। बच्चों मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये दो दोस्त जो हैं ये इकट्ठे रहते हैं। अब इन्होंने पेपर वाले दिन एक रिक्शा बुक किया या एक ऊबर बुक की जिसने इनको एग्ज़ाम हॉल तक लेके जाना था। इन्होंने कहा कि बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने का, बाइक शाइक पे जाने का। ऐसा करते हैं, इन्होंने आपस में मशवरा किया कि एक कैब बुक कर लेते हैं, टैक्सी बुक कर लेते हैं, ऊबर कर लेते हैं, चलो रिक्शे में भी चलो थोड़ा शोर होगा, तो हम सुकून से उस कैब के अंदर बैठ के ज़रा पढ़ते हुए जाएंगे, रिवाइज करते हुए जाएंगे। मिसाल दे रहा हूँ। अब उस कैब वाले ने वहाँ तक जाने के 2,000 रुपये ले लिए। अब ये 2,000 रुपये इन दो ने देने हैं, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे इनके करीब कोई हॉस्टल साथ वाले कमरे में रहता हो, साथ वाले फ्लैट में, बहुत करीब कोई और बच्चा, हाँ वो वाइट ड्रेस वाला भाई एक और हो जाए इनके करीब, कोई शिफ्ट हो जाए, ठीक है। तो दो दोस्त और भी रहते थे इनके साथ वाले रूम में, मिसाल के तौर पे हॉस्टल में रहते थे। तो उन्होंने कहा अगले पेपर के लिए यार हमें भी साथ ले जाना, सीटें तो 2 खाली ही होती हैं, एक ड्राइवर होता है, उसके अलावा 4 लोग बैठ सकते हैं। तो इन्होंने कहा ठीक है तुम भी आ जाना, किराया शेयर करते हैं, ज़ाहिर है स्टूडेंट लाइफ है, सब लोग अपना अपना खर्चा करते हैं। अब मुझे बताएं, अगर क्या नाम है तुम्हारा, वजाहत, अगर अकेला जाए किसी एक दिन, इसका पेपर एक हो, तो वो कैब वाला कितने पैसे लेगा, 2,000। और अगर क्या नाम है तुम्हारा, जहांजेब और वजाहत का एक ही दिन पेपर कोई इकट्ठा भी आ जाए तो फिर ये दोनों जाएं तो भी कैब क्या लेगा। और अगर वो दो दोस्त भी अगर इकट्ठे हो जाएं किसी पेपर में, कहें हमें भी ले जाना, तब भी कैब वाला क्या लेगा, 2,000। अब अगर अकेला वजाहत जाए तो सारे का सारा किराया 2,000 वजाहत को पे करना पड़ेगा। अगर साथ रूममेट चला जाए तो दोनों को 1,000 पड़ा। और अगर साथ वाले फ्लैट के 2 दोस्त भी आ जाएं तो हर एक को 5-5 रुपए पड़े, 500 रुपए पड़े। अब ये रेंट क्या था, ये किराया क्या था, जैसे वो बस कॉस्ट थी वैसे ही ये कैब कॉस्ट जो है ये फिक्स कॉस्ट है, ये इन टोटल नहीं बदल रही थी। एक स्टूडेंट पर्चा देने जाए, 2 जाएं, 3 जाएं, 4 जाएं, ये कॉस्ट बदल नहीं रही थी, ठीक है। लेकिन अगर आप पर स्टूडेंट कॉस्ट कैलकुलेट करें तो पर स्टूडेंट कॉस्ट चेंज हो रही है। और ट्रेंड भी कौन सा है, हर अगला, मतलब कि वो ये भी कह लेंगे चल यार पीछे जो है ना 5 फीट आगे 2 बैठ जाएंगे, पीछे 4 बैठ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग चले जाते हैं। क्यों, जितने ज्यादा उस कैब में भर के ले जाएंगे हर एक स्टूडेंट का खर्चा कम होता चला जाएगा। अब फिक्स कॉस्ट ही थी, मैंने इन टोटल इसका बिहेवियर देखा तो ये क्या था, कांस्टेंट, किसी भी एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से टोटल के अंदर ये चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन जब पर यूनिट देखा तो हर बढ़ते हुए यूनिट के साथ पर यूनिट किराया क्या होता जा रहा है, पर स्टूडेंट किराया कम होता जा रहा है। अकेला जाए तो 2,000 भर रहा है, 2 जाए तो 1,000, 3 जाए तो 15, 4 जाए तो 500, ठीक है ना, सही है।
तो अगली चीज, पर स्टूडेंट अगर बस कॉस्ट निकालनी हो, हमारी मिसाल के अंदर पर स्टूडेंट बस कॉस्ट निकालनी हो तो कैसे निकलेगी? टोटल बस कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, तो मैं कह सकता हूं अगर ये फॉर्मूला यूं होगा, बी डिवाइडेड बाय ए। बताओ जी कितना आता है? अगर 30 स्टूडेंट जाए ना, अब देखो ये कॉस्ट ना कॉलेज को पड़ रही है, तो कॉलेज डिसीजन मेकिंग करने के लिए पर स्टूडेंट बस कॉस्ट इस ट्रिप की निकाले कॉलेज वाले, तो क्या कहेंगे यार देखो इस ट्रिप पे जब हम बच्चों को लेके गए थे ना, तो हर स्टूडेंट हमें 800 रुपए में पड़ा था बर्गर के लिए, और कितना निकला है? 500 रुपए उसकी हमें कॉस्ट आई थी किराए की। यानी हर स्टूडेंट एक तरह से 800 जमा 500 1300 में पड़ गया ना, इस तरह से, ठीक है ना। तो पर स्टूडेंट बस कॉस्ट, ट्रेवलिंग एक्सपेंस पर स्टूडेंट कितना आया जी कॉलेज वालों को? 15,000 डिवाइडेड बाय 30 कितना? 500। अच्छा 300। अच्छा फिर सब्र करो ना, अगला पूछा है मैंने। अब अगली बात, मुल्तान से एक भाई पढ़ने आए हैं और वो क्लास में लेट आए, तो उसको क्लास में आने देना चाहिए? अब रमजान हो तो बंदा खड़ा भी नहीं कर सकता ऐसे बच्चों को, हैं? तो चलो पहली रो में आज बिठा लो, ये बैग उठा लो। अब रमजान की वजह से ये सारी माफियां, वरना बाद में तो चपेड़े कुछ सुनने नहीं मारूंगा। मतलब पहला दिन ही एक बंदा लेट आए तो उसने क्या पढ़ना है? रास्ता नहीं आता था क्लास का, कॉलेज का। मैं मासूम लोगों की कमा दसो यार, उतो रमजान। अच्छा जी, अब अगले ट्रिप में 50 बच्चे चले गए। मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, कॉलेज को ये कॉस्ट नहीं पड़ती, ये बच्चे खुद से मैनेज कर रहे हैं, और समझने में आसानी होगी, ठीक है ना। अब अगर 50 बच्चे जाएंगे तो जो ट्रिप का लीडर है, ठीक है, ये हमारे ट्रिप का लीडर है, अब इसने कॉस्ट कैलकुलेट करके हर बच्चे से किराए की मद में कितने कितने रुपए लेने, इसने कहना है 15,000 डिवाइड बाय 50 करके, चलो भाई कटो सवारियां, अपना अपना किराया काट लो। लीडर ही होता है, उसको आप कंडक्टर कहें या जो मर्जी कहें, ठीक है, लीड तो वो कर ही रहा होता है, कहने वाले तो बहुत कुछ कहते रहते हैं, ठीक है ना। तो हर बंदे से इसने 300 रुपए ले लेना है कि भाईजान वापस पहुंच के बस वाले को मैंने 15,000 देना है, आप सब बच्चे जो है वो 300 रुपए किराए का दे दो जो आने जाने का लगा। तो स्टूडेंट्स बढ़े तो पर स्टूडेंट बस कॉस्ट कम हो गई। और अगर 70 जाए तो 200, लो जी आप तो ठीपे भी आएंगे जी। तो अब आप गौर फरमाएं, पर स्टूडेंट बस कॉस्ट जो है वो जैसे जैसे एक्टिविटी लेवल बढ़ रहा है, टोटल में जो बस कॉस्ट सेम थी, पर स्टूडेंट में, पर यूनिट में वो क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, अगर हम इसका भी ग्राफ बना लें, अब ये क्या है जी? ये पर यूनिट फिक्स कॉस्ट है, ठीक है जी। आप इसको लिख सकते हैं अपने पास, आप दोनों पहले दिन है ना ग्राफ पे दोनों भी लिख सकते हैं, पर स्टूडेंट बस कॉस्ट, ठीक है, पर स्टूडेंट बस कॉस्ट या पर यूनिट फिक्स कॉस्ट जी। और यहां पे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही होते हैं, ठीक है। अब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, अब बहुत इंपॉर्टेंट इसके बाद अब बात शुरू होनी है, ठीक है। असल में ना बड़े बड़े सवालों के अंदर हमने ये एक्टिविटी लेवल यानी वॉल्यूम को देखकर डिसाइड करना हुआ करेगा कॉस्ट कौन सी है, फिक्स्ड है, वेरिएबल है, और सबसे बड़े मसले वाली मिक्स वाली भी है, जिसको अलग करने के लिए हाई लो मेथड भी पढ़ते हैं। और बड़े सवालों के अंदर तकरीबन हर सवाल में, बड़े बड़े टॉपिक्स के अंदर, डिसीजन मेकिंग के सवालों के अंदर, कॉस्ट सीवीपी एनालिसिस के सवालों के अंदर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के सवालों के अंदर आपको ये अप्रोच लगानी पड़ती है मिक्स कॉस्ट को अलग करने की। बुनियाद बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है बेटा किसी भी बिल्डिंग की। अच्छा, पर स्टूडेंट अब निकालना है, ऐसा ही है। तो ये चल रहा है 200, 300, 400, 500, ऐसे लिख दो, 200, 300, 400, 500, 600, 200, 300 नहीं, ऐसे कर लेना, 200, 400, 600, 800, ठीक है। ये रुपीस के अंदर, ये रुपीस है, ठीक है। और ये स्टूडेंट्स आ गए। अब अगर 30 स्टूडेंट जाएं
तो 500 रुपये यहाँ कहीं, ठीक है। मज़ा नहीं आएगा, ज़रा ग्राफ खुद ही मान के आया ना, चंगा लगता है। 100 करें, मेरा अपना स्केल, मेरी अपनी मर्जी। 200, 300, 400 और ये 500 है, आपको पता है, जगह नहीं है, मैंने लिखा नहीं है, ठीक है जी। अगर 30 स्टूडेंट जाएं तो हर स्टूडेंट की बस कॉस्ट कितनी पड़ती है हमें? 500, ठीक है। ये सही है भाई, ज़रा बताना मुझे, रोक के क्या कर, रोक के। अच्छा, उसके बाद अगर 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 कोई स्टूडेंट ना जाए तो उसको छोड़ दो फिलहाल, ठीक है, आगे बढ़ो। अगर 50 स्टूडेंट जाएं तो 300 रुपये पड़ेंगे। 50 स्टूडेंट जाते हैं तो कॉस्ट हो जाती है 300, सही है, ओके। और अगर 70 स्टूडेंट जाते हैं तो पर स्टूडेंट कॉस्ट कितनी पड़ती है? 200। तो यहाँ कहीं कर लेते हैं ऐसे बस अंदाजे से, ठीक है, 200 से बस थोड़ा ऊपर हो, ठीक है। अब अगर आप गौर फरमाएं तो ये जनाब ग्राफ है, और आप अगर गौर करें डिक्रीज तो हो रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो डिक्रीजिंग ट्रेंड जो है ना वो कम होता चला जा रहा है, ठीक है। बहरहाल ये शक्ल से देख के आपको लग जाया करेगा पता कि ये पर यूनिट फिक्स कॉस्ट का ग्राफ है, ठीक है जी। पर स्टूडेंट बस कॉस्ट आप लिख लें साथ ब्रैकेट में, ठीक है। चल, यहां तक को मसला। अब यहां से हम जो चीज डिटरमिन कर रहे हैं वो क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो वॉल्यूम के चेंज होने से टोटल में चेंज नहीं होती, लेकिन पर यूनिट के अंदर चेंज होती है। और चेंज भी कैसे होती है? हर बढ़ते हुए यूनिट के साथ, वॉल्यूम के हर बढ़ते यूनिट के साथ ये कम होती जाती है। लेकिन एक गिवन लेवल ऑफ एक्टिविटी होता है ना, जैसे अब 70 बस की सीटें हैं, तो अगर उससे ज़्यादा बच्चे तैयार हो जाए तो फिर हो सकता है हमें नई बस लानी पड़े, खड़ा नहीं करना किसी को दरमियान में, ठीक है ना। वो इंशाल्लाह फिर अब स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट बताऊंगा। तो एक खास हद तक फिक्स कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड रहती है, एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से नहीं बदलती। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे अगले महीने दिसंबर के अंदर वेले बैठे हुए थे सारे ही बच्चे, तो उन्होंने कहा चलो सारे ही ट्रिप पे चलते हैं, ठीक है। और बच्चा जो है वो 120-30 आ गया, अब वो 70 सीटों वाली बस तो काफ़ी नहीं है, तो अब आपको एक और बस मंगवानी पड़ेगी। तो फिक्स कॉस्ट एक गिवन लेवल तक सेम रहती है। लेकिन चलें, इतनी बात समझ आई हमें, ठीक है, कि फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो इन टोटल एक्टिविटी लेवल चेंज होने से टोटल में चेंज नहीं होती, लेकिन पर यूनिट के अंदर चेंज होती है विद इन इनवर्स प्रोपोर्शन टू वॉल्यूम, ठीक है। लिखने की कोई जरूरत नहीं, मैं दिखाता हूं कहां लिखा हुआ है। ये देखें ना जी, ये वेरिएबल पहले लिखा हो, उन्होंने पहले वेरिएबल लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, नोट्स बनाने वालों ने, ठीक है जी। हम पहले फिक्स पढ़ गए, कोई बात नहीं। फिक्स कॉस्ट आर इनकर्ड फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड एंड दीज कॉस्ट डोंट चेंज इन टोटल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्टिविटी लेवल विद इन रेलिवेंट रेंज। मतलब मैंने कहा ना 70 बच्चों तक, ओके। हाउएवर पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट चेंजेस इन इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है, टोटल में चेंज नहीं होती, पर यूनिट, इसको भी बोल्ड करना था, भूल गया, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट चेंजेस इन इनवर्स प्रोपोर्शन। पेज नंबर 4 है हमारे नोट्स का, तो पेज नहीं लभ रहा हाले तक, पहला दिन है जी। आपने कल को क्लासेस ली थी? मैंने कहा था ना क्लास लेके आना। कितनी क्लासें ले ली थी? 1 क्लासें ले ली थी, बस झूठ नहीं बोलना मेरे साथ। पेज नंबर 4 है। अच्छा, अब इधर देखो, कुछ एग्जांपल्स हैं। रेंट एक्सपेंस, ये तो मैं ये बाद में बात करता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि अगर ये यूनिट्स हो तो टोटल फैक्ट्री का रेंट इतना है, तो फैक्ट्री रेंट कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, तो वो यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो पर यूनिट में कम होती जा रही है। बिल्कुल वैसी ही मिसाल है, और ये आपको ग्राफ भी नज़र आ रहे हैं किस शक्ल के होते हैं, ठीक है। तो कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है, करना है तो सिर्फ वो ग्राफ बस नोट कर लेना, क्योंकि आपने सवाल की हेडिंग कल बना ली थी, ठीक है ना। ऐसे ही अब हम बाकी भी काम करते जाते हैं जी। नेक्स्ट, अच्छा जी, अब कल हमने एक और कॉस्ट भी देखी थी, और वो थी टोटल बर्गर कॉस्ट, बर्गर कॉस्ट, ठीक है। टोटल बर्गर कॉस्ट जो थी वो आपने गौर किया था, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं बर्गर कॉस्ट बढ़ती जा रही है, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट ना जाए तो कोई बर्गर नहीं खरीदेंगे, और अगर स्टूडेंट्स बढ़ते जाएंगे तो बर्गर्स को आधा आधा नहीं करेंगे,
हर एक के लिए अलग अलग बर्गर खरीदेंगे। तो हमने जो टोटल बर्गर कॉस्ट देखी थी वो आपके सामने 24, 40, 56। स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, जाहिर है बर्गर बढ़ते जा रहे हैं, अपने वापस आ जाए, मजा नहीं आता। बर्गर का क्या मजा, जो मजा बर्गर में है, हाँ जी, वो बर्गर में नहीं है, ठीक है ना। तो सुनो, चुप है, सुन लो, स्टूडेंट्स जितने बढ़ाते जाओगे बर्गर्स उतने बढ़ते जाएंगे, और हर बर्गर की कॉस्ट 800 है। तो जितने स्टूडेंट्स बढ़ेंगे उतने बर्गर्स बढ़ेंगे, उतनी बर्गर की कॉस्ट बढ़ेगी। तो अगर हम बर्गर कॉस्ट का, टोटल बर्गर कॉस्ट का लेजर ग्राफ बनाएं, तो टोटल बर्गर कॉस्ट का अगर हम ग्राफ बनाएं तो उसी तरह से हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां रखने, ठीक है जी, और यहां पे हमने क्या लेना है जी, टोटल बर्गर कॉस्ट कह लो, आप ब्रैकेट में लिख लेना, मैं सिर्फ असल वाला अब लिख रहा हूं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहां पर रुपीस के अंदर, ठीक है जी। और यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वही हमारा जो चल रहा है स्केल, 10, 20, 30, 40, 50, 60, आगे बढ़ गया काम 70। आ जा यार, तू ही आगे आ जा, ये ठीक है जी। तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। कितना बोरिंग काम है ना ग्राफ्स बनाना। आपके इकोनॉमिक्स के साथ अच्छा ग्राफ बनाते हैं या मैं अच्छा ग्राफ बना रहा हूँ? हाँ, क्यों 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 उसकी वजह यह है कि वो सही वाला बनाते हैं, मैं तो दोनों ब्रीफ लगा रहा हूँ। मैं तो पहले लाइन लगा के भी नुक्ते लगा लेता हूँ, है ना। तो क्या होता है, तो मुझे जरूरत नहीं है ना जी। बोले जी, कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट टोटल में 24, 40, 56 इस तरह से है। तो 20, 40 नहीं, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है जी। तो ये इस तरह से करके गुजारा चलाते हैं हम। तो 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 और 50,000। नहीं नजर आ रहा तो मैंने बोला तो है ना। वैसे नजर आ रहा है, ये लिखा हुआ है, ये नजर आ रहा है, एंड आखिरी रो इधर नजर आ रहा है, ये 50 के लिखा हुआ है, उधर आखिरी रो नजर आ रहा है, नहीं तो 50 के लिखा, मैंने कहा बता देता हूँ, माजरा तब वो पहले लिख गया था जी। अब बताएं जी, अगर कोई बच्चा ना जाए, अगर कोई बच्चा भी ना जाए, तो बस वाले ने तो कहा था पाए ना, मैं तो अड्डा छड़ के आ गया, मेरी तो दिहाड़ी गई, मेरे साथ तो फिक्स था 15,000 दे, मैं सारा दिन यहीं खड़ा रहूंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं खड़ा हूँ यहाँ, ठीक है, मेरे तो पैसे दें भाई, मेरा तो आपका जो है वो डन हुआ था आज का किराया, मैंने तो गाड़ी भी नहीं वो नंबर पे लगाई, रूट पे चलती थी, वहां से भी निकाल लिया, मेरा तो नुकसान ना करें, उसने तो पैसे ले लिए, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट अगर कोई ना जाए तो कोई बर्गर कॉस्ट नहीं, ठीक है। अगली बात, अगर स्टूडेंट्स 30 जाते हैं तो 24,000 कॉस्ट पड़ती है। हम इधर आए, 30 स्टूडेंट्स अगर जाएं तो बस सही है। ये यार दवाई नहीं लेके सुबह शहरी में आया, दवाई नहीं ली, कौन था वैसे? नहीं ली दवाई, भूल गए थे, कोई नहीं, अक्सर ना शहरी के बाद बंदा भूल जाता दवाई ले ले, शहरी का इतना प्रेशर होता है, बंद हो रहा है रोजा, वो भूल जाता है, कोई बात, खैर वी कैन अंडरस्टैंड। 40,000 कॉस्ट आएगी अगर जाएंगे कितने, 50, 40 आनी है। तो अगर 50 स्टूडेंट्स जाएं तो 40,000। मैं ये मजाक करता हूँ, कोई अगर दिल पे लगे तो मुझे बता देना, मैं बाद में माफ़ी मांग लूँगा, ऐ ना हो अगे तुसी फड़े हो। 70 ते 56 समझते हो, 56 मार्च से आए हो तुम लोग जी, इधर के यहाँ पे कहीं। अच्छा, अब लाइन मैंने कारी लेनी है सीधी, आपको पता ही है। तो ये जनाब हमारा टोटल बर्गर कॉस्ट का ग्राफ है, और अभी देखना ये कैसे, असल में ना ये जो लाइन में लगाता हूँ ना, मैग्नेटिक लाइन है, तो ये इन डॉट्स को, ये हाँ लोहे के डॉट्स हैं, ये इनको खींच लेती है, ठीक है। अब ये जनाब मैंने ग्राफ जो बनाया है, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो क्या ग्राफ आपको ये बता रहा है कि आप जैसे जैसे एक्टिविटी लेवल बढ़ाते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाती है, ठीक है। चलो अब अगली बात करेंगे पर यूनिट वाली। तो पर स्टूडेंट वैसे तो आपको पता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम ट्राई करते हैं। टोटल बर्गर कॉस्ट ये
हमारे पास पड़ी है ना, इसको मैं अब सी कह लूँ, टोटल बर्गर कॉस्ट को सी कहते हैं। ये 800 इंटू ए था ना, तो ये सी जो है ना सी, ये सी कैसे निकला था 800 इंटू ए, लेकिन अब मुझे ये सी चाहिए, ठीक है, टोटल बर्गर कॉस्ट। इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ, तो सी डिवाइड बाय ए करें, खैर जाओ, सी डिवाइड बाय ए करें, मैंने 8 कर दिया, रट्टा सही ना लगा होगा जी। तो 24,000 बटा 30, 800, हाँ तो 800 बोला है, कोई बात नहीं, ठीक है, यू कैन नो इशू, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं। 40,000 बटा 50, फिर 800, और 56,000 बटा 70, 800 कर लो जी, चलो कोई होती मान लो। अब स्टूडेंट्स जितने मर्जी, मैंने कहा था अभी डिस्काउंट नहीं आपने मांगना, ठीक है ना, बर्गर वाला कोई डिस्काउंट नहीं था, बाटा रेट है। तो पार्ट 2 शुरू करना होगा आपने, मैं ग्राफ बना लूं फिर कर लेना यार, 1 मिनट लगना है, ठीक है। तो पर स्टूडेंट जो वेरिएबल कॉस्ट है, अगर आप उस पर गौर फरमाएं तो वो एक सीधी लकीर है, ठीक है जी, वो सिराते मुस्तकीम की तरह चलती रहती है, ठीक है। तो 200, 400, 600, 800, 1000, अगर यहाँ पर हम रखें क्या चीज़, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट रुपीस के अंदर इधर, और यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रख लें, ठीक है जी। ये 50 लिखा है, मैंने कोशिश की थी, यहां पे क्या बोला था मैंने, 200 किया था, 200, 400, 600 और 800, यहां पे 800, ठीक है। अब स्टूडेंट्स चाहे 30 जाएं, चाहे 50 जाएं, चाहे 70 जाएं, ठीक है, आपकी वेरिएबल कॉस्ट यानी बर्गर कॉस्ट पर स्टूडेंट जो है वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। मैग्नेटिक लाइन है, आपको पता है, एकदम से उधर जाके चिपक जाएंगे ये, ठीक है जी। कैसा बेहतरीन काम है ना, पहले लाइन लगाया बंदा फिर। अच्छा, तो ये क्या है जी, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। तो भाई क्या चीज़ अब याद हुई हमें यहाँ से, बाजियों को भी याद होगी जी, सिर्फ भाइयों को नहीं याद हुई, बोले क्या चीज़ याद हुई हमें वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। वेरिएबल कॉस्ट वॉल्यूम के चेंज होने से चेंज होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगी, वॉल्यूम कम होगा तो ये भी कम होगी, जबकि पर यूनिट में ये सेम रहती है। अभी डिस्काउंट नहीं लाना जिंदगियों में है। एक आखिरी सवाल, सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट सवाल है मेरे ख्याल में, हाई लो मेथड का है, उसके अंदर फिक्स कॉस्ट में भी स्टेप है, वेरिएबल कॉस्ट में भी डिस्काउंट वगैरह है, ठीक है। वो इंशाल्लाह देख लेंगे जब वहाँ पे पहुँचेंगे। हो सकता है मैं बेसिक्स के साथ कराऊँ, हो सकता है मैं उसको रोक दूँ, फिर कभी कर लें, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल आपने अज्यूम करना है इस बात समझने के लिए कि फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती है, 70 से ज़्यादा सवारियाँ नहीं बिठानी है, 70 सीटें थी उसमें, ठीक है। और फिलहाल बर्गर वाला भी 800 रुपये से 799 भी नहीं कर रहा, ठीक है, चाहे आप जितने मर्जी बर्गर्स ले लो, ओके, ठीक है जी। नहीं बन सकती, कोशिश करना बना के, ठीक है। ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, बस वो एक हद तक जाकर ये कहीं मतलब सीधा ही हो जाता है तकरीबन, आखिर कहाँ तक आपको जो मैक्सिमम वो इतना माइन्यूट होता है कि हम कांस्टेंट की तरह से ही ले लेते हैं कि बहुत कम चेंज है। बाकी बहरहाल ये क्यूएम के उस्तादों ने या स्टैट के उस्तादों ने आपको, क्यूएम के अंदर ही होता है ना मैथ और स्टैट, ये बताया होगा, ये तो बाकायदा फंक्शंस वगैरह होते हैं। मेरा उससे कोई मकसद है नहीं, मेरे लिए इतना काफ़ी है कि फ़िक्स कॉस्ट यहाँ पे जो मुझे ज़रूरत है कि फ़िक्स कॉस्ट यूनिट्स के बढ़ने से पर यूनिट में कम होती है। मुझे इतनी भी ज़रूरत नहीं कि मैं ये बताऊं कि ये कम होना जो है आहिस्ता आहिस्ता कम होता है, ठीक है। ये कम होना नेगेटिव नहीं हो सकता जी, ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकता। अच्छा, तो बहरहाल इतनी सी बात सिर्फ याद रखनी है हमने, बस ये सारी बात इतनी लंबी इसलिए की कि याद रह जाए, बात सिर्फ इतनी सी याद रखनी है। फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो वॉल्यूम के बदलने से इन टोटल नहीं बदलती, लेकिन पर यूनिट में बदलती है, और बदलती है इनवर्स प्रोपोर्शन में वॉल्यूम के, ठीक है। जबकि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इन टोटल वेरी करती है, चेंज करती है विद चेंज इन वॉल्यूम और डायरेक्ट रिलेशन में, जबकि पर यूनिट में क्या रहती है, सेम रहती है। अब आप उसी जगह पे आएँ जो आपने घर पे पढ़ना होगा, जाहिर है अब आज, और आप यहाँ पे आकर देखें तो ये पहले ये
एग्जाम्पल्स अभी मैं करवा दूंगा, फिर इंशाल्लाह एग्जाम्पल्स भी आपको आती होंगी। वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच चेंज इन टोटल, ये डेफिनेशंस नहीं आनी है आपको, सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया था, समझा वैसे ही दिया था। ये डेफिनेशंस नहीं टेस्ट करता, याद नहीं करने बैठ जाना, समझना था समझा दिया, ठीक है। जो चीज़ याद करनी होगी मैं खुद बताऊंगा, थोड़ी सी चीज़ें याद करनी है सीएमए के अंदर। थ्योरी के 7-8 नंबर आ भी जाएं तो ज़्यादातर वो एप्लीकेशन वाली थ्योरी होती है। सवाल ए पार्ट के अंदर बी पार्ट में कहता है ज़रा अदर फैक्टर्स बता दो, इस तरह की, ठीक है, या मोस्टली एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ठीक है, या फिर ऐसी थ्योरी होती है 2 से 4 नंबर की जो फिर आप जो मर्जी कर लें, वो बाहर की होती है अगर आनी हो तो, ठीक है ना। तो इसलिए जो याद करना होगा सीएमए में, एमसीक्यूज वैसे कोई नहीं है, ठीक है, सीएमए में एमसीक्यूज नहीं है, ठीक है। पहली क्लास ली होती तो पता होता, उसमें मैंने बताया था कि उसमें जो सवाल आते हैं, ठीक है, वो बहरहाल ये शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग, एमसीक्यूज नहीं है इसमें, बाकी सब सब्जेक्ट्स में है, सीएमए में एमसीक्यूज नहीं है। अकाउंटिंग का मुझे पता है, बाकी थ्योरी का मुझे नहीं पता, हो सकता है किसी थ्योरी में भी ना हो, टैक्स में नहीं है, टैक्स में भी नहीं है, अच्छा मुझे नहीं पता इसका। FAR 1 में है, FAR 2 में है, और सीएमए में नहीं है, बस मैं नहीं गल करनी, ठीक है ना। तो जितनी थ्योरी याद करनी होगी मैं खुद बताऊंगा, ये याद नहीं करना था, ये समझना था, ये याद रखना था, तो याद रखना है आपने बस, ठीक है। ये चेंज इन टोटल इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू चेंज इन एक्टिविटी लेवल, हाउएवर पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट डज नॉट चेंज बाय चेंज इन एक्टिविटी लेवल, ठीक है। अब एक नोट छोटा सा पड़ा हुआ है, ये समझ आ जाएगा आने वाले दिनों में आपको कि एक्टिविटी लेवल कैन बी प्रोडक्शन यूनिट्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, सेल्स यूनिट्स एंड सेल्स रेवेन्यू, आने वाले दिनों में आपको पता लगता जाएगा, ठीक है ना। और सही है ना। एग्जाम्पल्स कुछ हैं, अभी इनको छोड़ो, अभी मैं इनकी डिस्कशन करता हूँ, जब आपको मैं डिस्कशन कर दूंगा तो ये फिर आप घर पे पढ़ लेंगे, ठीक है ना। ये जो एग्जाम्पल है ये बिल्कुल वैसी है जैसा हमारा सवाल था, ठीक है, कि आप ये यूनिट्स बनाते हैं तो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट जो है, सवाल में लिखा है ना कि 1500 2025 यूनिट्स बना रहे हैं और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है 10 पर यूनिट, ठीक है, तो पर यूनिट 10 ही रहनी है, लेकिन टोटल के अंदर यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं तो बढ़ती जा रही है। इसकी हेल्प से अगर आप देखें तो आपको ग्राफ्स ऐसे नजर आएंगे, ठीक है। तो ये टोटल कॉस्ट है और ये इसके ऊपर बेशक आप लिख लें, जैसे मैंने नहीं लिखा हुआ, इसके ऊपर आप लिख लीजिएगा, ओके। तो ये टोटल कॉस्ट का ग्राफ और ये पर यूनिट वेरिएबल, वो साइड पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे अगर लिख लोगे तो ऐसे, ठीक है। फिक्स कॉस्ट हो गई है, ठीक है। पार्ट 2 शुरू करें जी।